पिछले 2 सालों में इजराइल फलस्तीन में मौजूद तकरीबन 84,000 मुसलमानों को शहीद कर चुका है। वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है ये तो सबको पता है। इम्पोर्टेंट ये है वो यहूदी जो सदियों तक गुलामी की जिंदगी गुजारते रहे, जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं होता था, जिनको हर जगह जलील किया जाता था, चाहे वो क्रिश्चियंस के थ्रू या मुसलमानों के थ्रू। इवन के वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल किया। लेकिन फिर भी अचानक ये लोग एक कंट्री कैसे बने, और कंट्री भी वो जिसका नाम दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज में आता है। Israeli Prime Minister. इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे मुसलमानों की ही मेहरबानी है। ये बात उस दौर की है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस्मानिया खिलाफत थी। लेकिन ऐन इसी वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई, वर्ल्ड वॉर 1। इस वक्त अमेरिका जंग में आने को तैयार बिल्कुल नहीं था। We have no desire to take part in this war. This conflict is not ours. इसीलिए बरतानिया को यह लगता था कि अगर अमेरिका के अमीर तरीन यहूदियों के साथ कोई मुआहदा कर लिया जाए तो वो अमेरिका को उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर देंगे। इसीलिए बरतानिया ने यहूदियों के साथ एक मुआहदा किया। वो मुआहदा तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन उस मुआहदे की वजह से उस्मानिया खिलाफत को बहुत बड़ी शिकस्त हुई। उस्मानिया खिलाफत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा उस जंग में। इवन के पहली बार उस्मानिया खिलाफत को दूसरे मुल्कों से बहुत बड़ी रकम के साथ कर्जे लेने पड़े। इसी चीज का फायदा उठाकर यहूदियों के एक लीडर ने उस्मानिया खिलाफत के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने एक पेशकश रखी। जमीन चाहिए मुझे कुद्स में, यहूदियों के लिए जमीन चाहता हूँ। एक ही गुजारिश है, कुद्स में मुट्ठी भर जमीन बेच दें हमें, तो हम सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करके तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे। इवन के हम इसके अलावा भी आपको बहुत बड़ी रकम देंगे, लेकिन कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने खून से इस जमीन को सींचा है। दरिया नील और फरात के दरमियान सिहोनी रियासत कायम करना चाहते हैं आप। हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं, ये रियासत कभी कायम नहीं हो, कामयाब नहीं होने देंगे। आप चले जाओ। अब यहूदियों को इस बात की तो समझ आ चुकी थी कि सुल्तान अब्दुल हमीद के होते हुए हम कभी भी इसराइल नहीं बना सकते। अब उन्होंने जंग में किए गए मुहादों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बरतानिया ने यहूदियों के साथ एक अलग मुल्क बनाने का वादा किया था और अब इस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। अब ब्रिटिश एम्पायर ने यहूदियों के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने की प्लानिंग शुरू कर दी। उस वक्त खिलाफत उस्मानिया कमजोर जरूर थी, लेकिन अब भी ब्रिटिश एम्पायर खिलाफत उस्मानिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए अब उन्हें एक ऐसे मुसलमान लीडर की तलाश थी जो उनके साथ मिलकर उस्मानियों के खिलाफ बगावत करे, और उन्हें ऐसा लीडर मिल गया, मक्का का अमीर शरीफ हुसैन बिन अली। बरतानिया ने अरबों को ही क्यों चुना? वो इसलिए कि ब्रिटिश एम्पायर उस्मानिया खिलाफत का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी जब तक अरब उस्मानियों के साथ थे। इसलिए अब ब्रिटिश एम्पायर ने अरबों को उस्मानियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बरतानिया के एक ऑफिसर ने शरीफ हुसैन के साथ मीटिंग की, जिसमें उसने कहा कि तुम अरबों पर ये उस्मानी की हुकूमत कर रहे हैं, तुम्हारा तो एक अलग मुल्क होना चाहिए था, एक अरब मुल्क। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम उस्मानियों को हरा देते हैं तो हम दुनिया से खिलाफत खत्म नहीं करेंगे, बल्कि खिलाफत उस्मानियों से लेकर अरबों को दे देंगे। इस बात पर शरीफ हुसैन बहुत खुश हुआ। शरीफ हुसैन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से था। इस बात पर अरब बहुत खुश हुए, क्योंकि सदियों बाद खिलाफत एक बार फिर से अरब के पास आने वाली थी। ब्रिटिश एम्पायर ने अरबों के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया और 600 सालों तक दुनिया पर हुकूमत करने वाली खिलाफत उस्मानिया तबाह हो गई। जैसे ही जंग खत्म हुई, अब ब्रिटिश एम्पायर को चाहिए ये था कि वो खिलाफत अरबों को दे देते, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने शरीफ हुसैन के सामने एक बहुत ही अजीब शर्त लिखी। खिलाफत तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन बदले में फिलिस्तीन को यहूदियों के हवाले करना होगा। शरीफ हुसैन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश को शरीफ हुसैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब एक बार फिर से ब्रिटिश एम्पायर ने एक और लीडर की तलाश करना शुरू कर दी। इस बार उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए था जो सेल्फिश लीडर हो, जो सिर्फ अपना सोचता हो। इस बात का फायदा अरब के एक नौजवान शख्स ने उठाया, जिसे सिर्फ अरब का बादशाह बनना था। फलस्तीन यहूदियों के पास जाता है तो जाए। ये शख्स था सऊद खानदान का शहजादा अब्दुल अजीज। अब ब्रिटिश एम्पायर ने शरीफ हुसैन से अपना सारा सपोर्ट हटाकर अब्दुल अजीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उसी साल अब्दुल अजीज मक्का और मदीना फतह करने के लिए रियाद से रवाना हुआ और उसने पूरा हिजाज फतह कर लिया और एक नई एम्पायर का आगाज किया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और इसका सबसे पहला बादशाह बना किंग अब्दुल अजीज।
इसके कुछ ही अरसे बाद अरब के सहरा से एक खजाना दरियाफ्त हुआ जो आज पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है। अरब के सहराओं से पहली बार पेट्रोल डिस्कवर हुआ जिससे अब्दुल अजीज को बहुत फायदा हुआ। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह थी कि जैसे ही अरब से पेट्रोल डिस्कवर हुआ इसके ठीक 1 साल बाद पूरी दुनिया में एक और जंग छिड़ गई, वर्ल्ड वॉर 2। इस जंग के दौरान सबसे बड़ा फायदा अब्दुल अजीज को हुआ क्योंकि उस वक्त ऑयल सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए अरब का तेल पूरी दुनिया में बिकने लगा, जिससे अब्दुल अजीज का नाम पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गया और सऊदी अरब एक सुपर पावर कंट्री बन गया। अब अब्दुल अजीज बादशाह तो बन चुका था लेकिन उसकी सल्तनत बिल्कुल मखसूस थी। फलस्तीन अभी भी बरतानिया के कब्जे में था। बरतानिया को अपनी मर्जी का एक लीडर तो मिल चुका था लेकिन उस वक्त यहूदी पूरी दुनिया में फैले हुए थे, इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बरतानवी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के यहूदियों को फलस्तीन बुलाना शुरू किया, खुद उन्हें जमीनें देनी शुरू की। ये जमीनें आज से आपकी हैं। और इसी तरह पूरी दुनिया में फैले हुए यहूदी अब फलस्तीन में आबाद होने लगे। इसके बावजूद भी वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल किया। इसी वजह से बरतानिया पहले तो सिर्फ अपना वादा निभा रहा था लेकिन अब बरतानिया, अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक को यहूदियों पर तरस आने लगा। यार यहूदियों पर तो बहुत जुल्म हो रहा है। हाँ, इनका भी एक अलग मुल्क होना चाहिए। और अब तो यहूदियों की 5 उंगलियां घी में आ गईं। इसी बात का फायदा उठाकर 1948 में यहूदियों ने यूएन में बैठकर अपनी आजादी का ऐलान किया। आज से यहूदी आजाद हैं और एक नया मुल्क वजूद में आया, इजराइल। लेकिन जैसे ही इसराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया उस वक्त ऑलमोस्ट सारी अरब कंट्रीज, इजिप्ट, जॉर्डन, शाम, इराक, लेबनान ने फलस्तीन की हिफाजत के लिए अपनी अपनी आर्मी को भेजा। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस वक्त की मुसलमानों की सुपर पावर सऊदी अरेबिया के किंग अब्दुल अजीज बिल्कुल खामोश बैठा रहा। चाहिए तो ये था कि वो सबसे ज्यादा फलस्तीन की हिफाजत करता, लेकिन उसने सिर्फ 800 वॉलंटियर्स फलस्तीन की हिफाजत के लिए भेज दिए। इवन के इस वक्त दूसरी अरब कंट्रीज का भी ये हाल था कि 1948 की जंग के दौरान वो इसराइल से ज्यादा एक दूसरे से डर रहे थे। इन इख्तलाफात ने ही इसराइल की जीत को नामुमकिन से मुमकिन बना दिया। इनमें सबसे ज्यादा इख्तलाफ ये था, जंग के बाद फलस्तीन की जमीन किसको मिलेगी। मतलब इतना लालच कि वहाँ मुसलमान शहीद हो रहे हैं और इनको एक जमीन के छोटे से टुकड़े की पड़ी हुई है। जॉर्डन का बादशाह किंग अब्दुल्ला ये चाहता था कि वेस्ट बैंक और अल कुद्स की जमीन उसकी सल्तनत का हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ इजिप्ट और सऊदी अरब इसके बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जॉर्डन इतना ताकतवर बन जाए। उस वक्त फलस्तीन के सबसे बड़े लीडर थे मुफ्ती आजम अमीनुल हुसैन। किंग अब्दुल्ला मुफ्ती साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इजिप्ट ने मुफ्ती आजम के साथ मिलकर गजा में एक ऑल पैलेस्टाइन गवर्नमेंट बना दी, लेकिन किंग अब्दुल्ला ने इसे तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से मुसलमानों ने खुद ही फलस्तीन को अंदर से बिल्कुल कमजोर कर दिया था। इस वक्त अरब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ जॉर्डन और इराक और दूसरी तरफ इजिप्ट, सऊदी अरब और शाम। जॉर्डन और इराक पर एक ही खानदान की हुकूमत थी, इसीलिए इजिप्ट और सऊदी अरब को यह डर था कि अगर जॉर्डन जंग जीत गया तो वो इस पूरे अरब खित्ते पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए इन्होंने जॉर्डन और इराक के साथ खुफिया मालूमात तक छुपाने का फैसला किया। और दूसरी तरफ जॉर्डन के अंदर एक सीक्रेट डील की जा रही थी। जॉर्डन के बादशाह किंग अब्दुल्ला ने इजराइल बनने से पहले ही यहूदियों के एक लीडर के साथ मीटिंग की, जिसमें किंग अब्दुल्ला ने यहूदियों के साथ एक डील की। हम इसराइल का क़याम नहीं रोकेंगे बशर्ती के इसराइल वेस्ट बैंक का इलाका हमें देगा। ठीक है, हमें तो कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो तो चाहते ही ये थे। इसी सीक्रेट डील की वजह से जॉर्डन की फौज ने कई मौकों पर दूसरे अरब ममालिक की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अरब आर्मी ने एक होने के लिए इराक के जनरल नूरुद्दीन नेमत को अपना चीफ जनरल बनाया, लेकिन इनको आज एक नॉमिनल कमांडर का नाम दे दिया गया है, मतलब सिर्फ नाम का कमांडर। सारे ममालिक की आर्मी का एक ही चीफ जनरल था। किसी भी मुल्क की आर्मी का जनरल उनका ऑर्डर मानने को तैयार ही नहीं था। हम नूरुद्दीन का हुक्म क्यों माने? हम अपने बादशाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं मानते। जंग के दौरान जब दूसरे मुमालिक मुसीबत में थे तो जॉर्डन ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इंतहाई अफसोस के साथ ये 5 मुमालिक की फौज मिलकर एक यूनाइटेड आर्मी नहीं बन सके। इस बात का सबसे ज्यादा फायदा इजराइल ने उठाया। इजराइल ने बारी बारी हर अरब फौज को निशाना बनाया। तुम इराक की फौज पे हमला करोगे, तुम मिस्र की फौज को संभालो और मैं लबनान को देखता हूँ। इजराइल ने न सिर्फ अपना इलाका बचा लिया जो यूएन ने उनको दिया था, बल्कि ऑलमोस्ट 70% तक
उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जो फलस्तीन के लिए रखे गए थे। इसी वजह से ऑलमोस्ट 7 लाख फलस्तीनियों को अपने घर छोड़ने पड़े। जंग के बाद वेस्ट बैंक का इलाका, जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है, जॉर्डन के हिस्से में चला गया और गाजा पर इजिप्ट का कब्जा हो गया। 5 ममालिक की आर्मी मिलकर एक मुल्क फलस्तीन को नहीं बचा सके। उस वक्त फलस्तीन के छिन जाने पर सिर्फ एक ही बंदा ऐसा था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, किंग अब्दुल अजीज का बेटा शाह फैसल। अब्दुल अजीज ने बादशाह बनते ही सऊदी अरब को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्सा नजद, जिसमें सऊदी खानदान का कैपिटल रियाज था, जिसका बादशाह उसने अपने बड़े बेटे सऊद बिन अब्दुल अजीज को बनाया, और दूसरा हिस्सा हिजाज, जहां इस्लाम के सबसे मुकद्दस शहर मक्का और मदीना है, और इसका गवर्नर उसने अपने छोटे बेटे प्रिंस फैसल को बनाया। प्रिंस फैसल इजराइल के इतना खिलाफ थे कि उन्होंने यूएन में बैठकर इजराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया और इजलास से निकल गए। इसके कुछ ही अरसे बाद किंग अब्दुल अजीज फोत हो गया, लेकिन उसने फोत होने से पहले सऊदी अरब का अगला बादशाह अपने बड़े बेटे सऊद को बनाया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब किंग अब्दुल अजीज अपने बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा था, तो उसने कहा, काश मेरे बाद तख्त पर मेरा बड़ा बेटा नहीं, मेरा छोटा बेटा बैठता। काश मेरे बाद सऊदी अरब का बादशाह सऊद नहीं फैसल होता। लेकिन इसके बावजूद उसने फैसल को अपने पास बुलाया और उससे कसम ली, वादा करो मुझसे कि तुम अपने भाई सऊद का हमेशा साथ दोगे, कभी उसके खिलाफ नहीं जाओगे। अब्दुल अजीज फैसल को बादशाह इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि उसका बड़ा बेटा सऊद बिल्कुल अय्याश आदमी है। सऊद ने अपनी जिंदगी में 40 से ज्यादा शादियां की और उसके 109 बच्चे थे, और वो सब इन शाही पैलेसेस में रहते थे। सऊद की शराब पीने की आदत का सबको पता था, और अब सऊदी अरब का दूसरा बादशाह बना सऊद बिन अब्दुल अजीज, और सऊदी अरब का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर शाह फैसल। सऊद ने बादशाह बनते ही अपना सारा पैसा अपने खानदान पर लुटाना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान के लिए $1 बिलियन के पैलेसेस बनाने का ऑर्डर दिया। इवन के उसने दूसरे मुल्कों से कर्जे ले लेकर अपने खानदान के लिए प्राइवेट जेट्स खरीदे, जिनमें उसकी शाही फैमिली सफर किया करती थी, और इसी वजह से सऊदी अरब पर कर्जा ट्रिपल से भी ज्यादा बढ़ गया। उस वक्त सिर्फ एक ही बंदा था जो उसे इन सब कामों से रोक रहा था, सऊद का छोटा भाई शाह फैसल। अब जब सऊद अपनी अयाशी में लगा हुआ था, उसी वक्त इजराइल और मुसलमानों के दरमियान जंग छिड़ गई। इजिप्ट के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने स्विज नहर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी सरकारी मलकियत करार दे दिया। ये नहर फ्रांस की एक कंपनी ने बनाई थी ताकि यूरोप और एशिया की तिजारत को आसान बनाया जा सके और जहाजों को भी आसानी हो सके। इस नहर पर कब्जे से बरतानिया और फ्रांस को बहुत बड़ा मुआशी धक्का लगा। इजिप्ट ने इजराइल के जहाजों के लिए भी इस नहर को बंद कर दिया और इजराइल की तिजारत भी रुक गई। अब बरतानिया, फ्रांस और इजराइल ने एक सीक्रेट मीटिंग की जिसमें ये प्लान बनाया गया कि इजराइल इजिप्ट पर हमला करेगा, बरतानिया और फ्रांस अमन कायम करने के बहाने मुदाखलत करेंगे और नहर पर कब्जा कर लेंगे। प्लान के मुताबिक इजराइल ने इजिप्ट पर हमला किया और तेजी से नहर की जानिब बढ़ने लगा। जब बरतानिया और फ्रांस ने इन दोनों मुल्कों को पीछे हटने के लिए कहा तो इजिप्ट ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर इन दोनों मुल्कों ने भी इजिप्ट के एयरपोर्ट्स पर हमला कर दिया। उस वक्त सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर शाह फैसल ने इजिप्ट को फुल सपोर्ट की। बरतानिया और फ्रांस जाने वाले तेल को रोक दिया, जिससे इजराइल और उसके दोस्तों को मजबूरन जंग से पीछे हटना पड़ा और मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ पहली बार जीत हासिल हुई। उधर सऊद अपनी अय्याशियों में लगा रहा। शाह फैसल ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी इन अय्याशियों की वजह से हम तबाह हो जाएंगे, लेकिन सऊद ने शाह फैसल की एक बात नहीं सुनी और अपनी अय्याशियों में लगा रहा। शाह फैसल को सऊद की इस बात पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि सऊद की इन अय्याशियों की वजह से सऊदी अरब तबाह हो रहा था। इसी वजह से शाह फैसल प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा देकर स्विट्जरलैंड चला गया।
सऊद को ये लगता था कि हम कभी गरीब नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त सिर्फ चंद ही कंट्रीज में ऑयल डिस्कवर हुआ था। लेकिन जैसे ही शाह फैसल वहां से गया तो और भी कंट्रीज में ऑयल डिस्कवर होने लगा और पेट्रोल की कीमत बहुत नीचे आ गई, इससे सऊदी अरब की इकोनॉमी बहुत लो हो गई। सऊद ने कर्जे तो बहुत लिए थे, लेकिन अब उन्हें वापस करने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। इवन कि अब बैनुल अक़वामी बैंक्स ने उसे कर्जा देने से भी साफ इनकार कर दिया था। आज से तुम्हें 1 रुपया भी कर्ज नहीं मिलेगा। लेकिन सऊद फिर भी अपनी अय्याशी में लगा रहा। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब सऊदी अरब बिल्कुल तबाह हो जाएगा। इन सब हालात को देखकर सऊदी अरब के हर शख्स की नजर अब सिर्फ एक ही बंदे पर थी जो सऊदी अरब को बचा सकता था, सऊद का छोटा भाई शाह फैसल। अब सऊदी खानदान ने मिलकर फैसल के सामने गुजारिश की। मुल्क मुश्किल में है, हमें अब क़यादत के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। आप सऊद को हटाकर खुद बादशाह बन जाएं। लेकिन शाह फैसल ने बादशाह बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने बाप से किया हुआ वादा याद था। उन्होंने कहा कि मैं वापस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर मुल्क के हालात सेट करने की कोशिश करूंगा। इस बात पर सऊद राजी हो गया और अपनी सारी पावर फैसल के हवाले कर दी। शाह फैसल ने वापस आते ही सारे शहजादों की अयाशी को खत्म किया। इससे पहले वो जितना चाहते थे खजाने से पैसा निकाल लेते थे, लेकिन अब इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। शाह फैसल ने सरकारी पैसे पर बनने वाले पॉलिसीज के आर्डर्स को कैंसिल कर दिया। यही नहीं, इस्लामिक हिस्ट्री में पहली बार शाह फैसल ने गुलामी को खत्म करने का हुक्म जारी किया। इस वक्त सऊदी अरब में जितने भी गुलाम थे, एक एक के मालिक को अपने खजाने से पैसे देकर सबको आजाद करवा दिया और गुलाम रखने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अब सारी सऊदी अवाम सऊद को नहीं बल्कि शाह फैसल को अपना बादशाह मानने लगी। जब सऊद अमेरिका से वापस आया तो अब जब उसने देखा कि लोग मुझसे ज्यादा फैसल की इज्जत कर रहे हैं तो वो फैसल से जेलिस होने लगा। इवन के सऊद के बेटे भी उसे फैसल के खिलाफ भड़काने लगे, क्योंकि उन्होंने इनकी सारी अयाशी को खत्म कर दिया था। अब सऊद और उसके बेटे बड़े बड़े सरदारों को पैसा देकर फैसल के खिलाफ भड़काने लगे। हत्ता कि सऊद ने फैसल को एक खत लिखा जिसमें उसने कहा, मेरे कुछ बेटों के इख्तियारात उन्हें वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा और गद्दारी का मुकदमा चलाऊंगा। लेकिन शाह फैसल ने यह सब करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हीं की वजह से पहले सऊदी अरब तबाह हुआ था। जैसे ही सऊद को इस बात का पता चला तो उसने अपनी स्पेशल आर्मी को फैसल को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। सऊद की फौज ने जाकर शाह फैसल के घर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे ही शाह फैसल घर से बाहर निकले, कहा जाता है कि शाह फैसल का इतना रोब था कि सऊद की फौज डर गई और इतना डर गई कि शाह फैसल को गलती से सल्यूट कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सऊद ने कई बार शाह फैसल को मारने की भी कोशिश की। अब शाह फैसल अपने बाप से किया हुआ वादा भूल गया और अब उसको इतना गुस्सा आया और बात इस हद तक बढ़ गई कि एक दिन दोनों भाई अपनी अपनी आर्मी लेकर एक दूसरे के सामने आ गए। इसके बावजूद भी शाह फैसल ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया, पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी, याद रखना। इस नाजुक सूरत हाल में रॉयल फैमिली के शहजादे प्रिंस मोहम्मद, जो कि शाह फैसल के हामी भी थे और उनके बड़े भाई भी थे, कहा जाता है कि खानदान में उनको सबसे ज्यादा गुस्से वाला और ताकतवर शख्सियत माना जाता था। उन्होंने सऊद के बेटों को एक खत लिखा, अगर तुम्हारी वजह से फैसल को खराश भी आई तो मैं तुम्हें खुद चुन चुन कर मारूंगा। बात इस हद तक बढ़ गई कि शाह फैसल के हामी शहजादों ने और सऊदी अरब के उलमा ने मिलकर एक आखिरी फैसला किया, सऊद को तख्त से हटाने का फैसला। मुल्क मुश्किल में है, हमें अब क़यादत के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। आखिरकार सऊद को तख्त से हटा दिया गया और सऊदी अरब के अगले बादशाह बने किंग फैसल। शाह फैसल ने बादशाह बनते ही पहली बार सऊदी अरब में फीमेल यूनिवर्सिटीज कायम की। इवन के पहली बार शाह फैसल ने सऊदी अरब में एक न्यूज चैनल भी खोला, जिसकी वजह से सऊदी अरब के तमाम उलमा शाह फैसल के खिलाफ हो गए, जिन्होंने खुद शाह फैसल को बादशाह बनाया था। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से आगे जाकर शाह फैसल को शहीद कर दिया गया। शाह फैसल ने बादशाह बनते ही इसराइल के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी और मुसलमानों को यूनाइट करना शुरू कर दिया। इस दौरान अचानक एक दिन इसराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया। इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स के जरिए इजिप्ट के एयरपोर्ट्स पर बमबारी शुरू कर दी, जिससे इजिप्शियन एयरफोर्स कमजोर हो गई और इजरायली फौज आसानी से गजा में दाखिल हो गई और आसानी से पूरे गजा पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन भी इजिप्ट की मदद करने के लिए इस जंग में कूद गया, लेकिन अमेरिका की सपोर्ट की वजह से मुसलमान इसराइल का कुछ नहीं कर सके। इवन के इसराइल ने जॉर्डन के कब्जे में मौजूद सारा वेस्ट बैंक, जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है, उस पर भी कब्जा कर लिया।
इसराइल ने सिर्फ 6 दिन की जंग के बाद इस सारे एरिया पर कब्जा कर लिया एंड अफसोस मुसलमान एक बार फिर से इसराइल से जंग हार गए। इससे सारे मुसलमानों को स्पेशली शाह फैसल को बहुत बड़ा धचका लगा। शाह फैसल ने सारे अरब ममालिक की माली इमदाद करना शुरू कर दी ताकि वो दोबारा अपनी फौजें खड़ी कर सके। उन्होंने उसी दिन अहद कर लिया कि जब तक वो मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं कर लेते वो चैन से नहीं बैठेंगे। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि शाह फैसल ने उस दिन के बाद से महफिलों में मुस्कुराना भी छोड़ दिया था। फैसल ने सूडान में अरब सरबराहान की एक मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ कोई सुलह नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं और किसी भी सूरत उसे कबूल नहीं किया जाएगा। उसी साल एक और वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिला कर रख दिया। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन लड़के ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी जिसमें 800 साल पुराना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का खुद तैयार करदा मिंबर भी जलकर तबाह हो गया। इवन की आग इतनी बढ़ गई कि मस्जिद अक्सा का मीनार भी जलकर तबाह हो गया। और जब उस लड़के से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने एक बहुत ही स्टूपिड सा जवाब दिया कि जब तक मस्जिद अक्सा तबाह नहीं होगी तब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। और इससे बढ़कर ये कि इसराइल ने उस लड़के को कोई सजा नहीं दी। और इस वाक़े के बाद शाह फैसल का गुस्सा इजराइल के लिए ट्रिपल से भी ज्यादा हो गया। अब शाह फैसल को यह महसूस हुआ कि टाइम आ गया है, अब मुसलमानों को सिर्फ बयानबाजी के बजाय अमली तौर पर कुछ करना होगा। उन्होंने सारी इस्लामी कंट्रीज को खत लिखे और मराकश में एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। और इसी मीटिंग में OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बुनियाद रखी गई जिसका मकसद था मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ और इजराइल के खिलाफ मुसलमानों को यूनाइट करना। और इसका सरबराह था शाह फैसल। इस मीटिंग में 24 से ज्यादा मुसलमान ममालिक के लीडर्स ने शिरकत की जिनमें पाकिस्तान के सदर यहया खान भी थे। यहाँ से मुसलमानों ने यूनाइट होकर इजराइल पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी और इस हमले का नाम जंगे बदर की निस्बत से ऑपरेशन बदर रखा गया। शाह फैसल ने एक प्लान बनाया। मिस्र और शाम इसराइल पर हमला करेंगे और मैं अमेरिका और यूरोप को इसराइल की मदद करने से रोकूंगा। और यही हुआ। इस हमले के लिए 1973 10 रमजानुल मुबारक का दिन चुना गया क्योंकि इस दिन यहूदियों का सबसे बड़ा हॉलिडे योम किपुर था। इस दिन पूरा इजराइल छुट्टी पर होता है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज और ट्रांसपोर्ट बंद होती है और दूसरी तरफ मुसलमानों का सबसे मुकद्दस महीना रमजानुल मुबारक चल रहा था। इसीलिए इजराइल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुसलमान रोजे की हालत में हम पर हमला कर देंगे। लेकिन एग्जैक्ट 10 रमजानुल मुबारक के दिन मिस्र ने अपने 200 फाइटर जेट्स इजराइल भेज दिए और दूसरी तरफ शाम के हजारों टैंक्स ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये हमला इतना पावरफुल था कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब मुसलमान इजराइल को बिल्कुल खत्म कर देंगे। इवन कि इजराइल भी बहुत कमजोर हो गया। लेकिन फिर अचानक वही हुआ जिसका सबको डर था। अमेरिका ने इजराइल की बहुत बड़ी मदद की जिसमें अमेरिका ने इजराइल को $2.2 बिलियन की फौजी इमदाद, इसके अलावा हजारों टैंक्स, हजारों जेट्स भी दिए जिससे इजराइल फिर से पावरफुल हो गया। लेकिन जैसे ही शाह फैसल को इस बात का पता चला तो शाह फैसल को अमेरिका पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो पहले ही अमेरिका को वार्निंग दे चुके थे। तो अब शाह फैसल ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा माशी हमला किया। यह खबर जैसे ही शाह फैसल को पता चली तो उन्होंने उसी वक्त अपने ऑफिसर्स को बुलाकर उन्हें हुक्म दिया, अभी इसी वक्त हुक्म जारी करो, अमेरिका जाने वाला पेट्रोल रोक दिया जाए और आज के बाद पेट्रोल का एक भी कतरा अमेरिका नहीं जाएगा। शाह फैसल के हुक्म पर रातों रात सऊदी अरब की सारी बंदरगाहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। इवन के जो जहाज अमेरिका की तरफ रवाना हो चुके थे उनको भी वापस बुला लिया गया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, उस वक्त जितने भी ममालिक इजराइल की मदद कर रहे थे उन सब का पेट्रोल रोक दिया गया, जिनमें नीदरलैंड, पुर्तगाल, जनूबी अफ्रीका, जापान और दीगर यूरोपीय ममालिक भी शामिल थे। पेट्रोल बंद होने के बाद बहुत से ममालिक डर गए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने फौरन अपने बयानात बदले और इजराइल से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों के कुछ इलाके छोड़कर
पीछे हट जाए। नीदरलैंड जो पहले इजराइल का सबसे बड़ा हामी था, पेट्रोल की कमी की वजह से उसे भी पीछे हटना पड़ा। और जापान जिसकी 90% माशियत अरब तेल पर थी, इतना डर गया कि उसने पहली बार खुलकर फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत की ताकि उसे दोस्त ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। अब अमेरिका ही वाहिद ऐसा मुल्क था जिसने इजराइल की हिमायत नहीं छोड़ी, लेकिन पेट्रोल की वजह से धचका तो उसे भी लगा था। इसीलिए अब उसने भी इजराइल को मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो मुसलमानों के कुछ इलाके छोड़कर जंग से पीछे हट जाए। लेकिन इजराइल भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और अमेरिका की सपोर्ट की वजह से इजराइल मुसलमानों से ये जंग जीत गया और एक बार फिर मुसलमान एक और जंग हार गए। जंग खत्म होने के बाद अब जो कि बनता भी था, अमेरिका ने शाह फैसल से कहा, अब जंग तो खत्म हो चुकी है, अब आपको तेल का बायकाट खत्म कर देना चाहिए। लेकिन शाह फैसल ने इन्हें साफ इनकार कर दिया क्योंकि मुसलमान इसी की वजह से जंग हारे थे। और शाह फैसल ने ऐलान किया, जंग अभी खत्म नहीं हुई, जंग तब खत्म होगी जब हम फातेह बनकर अल कुद्स में दाखिल होंगे। अब अमेरिका के वजीर खारजा ने सऊदी अरब में बार बार चक्कर लगाए ताकि शाह फैसल को मना सकें, लेकिन शाह फैसल ने अब एक शर्त रख दी, तब तक तेल का बायकाट खत्म नहीं होगा जब तक इसराइल हमारे कुछ इलाके छोड़ नहीं देता। इस बाइकॉट की वजह से पहली बार अमेरिका के अंदर लोगों के पास गाड़ियां चलाने के लिए भी पेट्रोल नहीं था। पहली बार अमेरिका के अंदर ब्लैकआउट्स होने लगे। इवन के लोग सड़कों पर कार्स पर नहीं बल्कि पुराने जमाने की तरह साइकिल्स और घोड़ों पर सफर करने लगे। अमेरिका की इकॉनमी इतनी तेजी से नीचे आई कि लोग पुराने जमाने की तरह कैंडल्स और लकड़ियां जलाने लगे। इससे भी मजे की बात यह है कि जिस साल शाह फैसल ने ऑयल का बाइकॉट किया, इस साल क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस मनाया ही नहीं गया। इस दफा लोगों ने ये दिन घरों में ही बैठकर सेलिब्रेट किया। अब जब शाह फैसल किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थे तो अमेरिका में सऊदी अरब के खिलाफ मीटिंग्स होने लगी, जिनमें वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, अगर फैसल ने तेल का बायकॉट खत्म नहीं किया तो हम सऊदी अरब पर हमला कर देंगे और सारे तेल के कुओं पर कब्जा कर लेंगे। जैसे ही शाह फैसल को इस बात का पता चला तो उन्होंने ऐलान किया, हम रेगिस्तान से आए हैं, हमारे आबाओ अजदाद खजूर और दूध पर पलते रहे हैं, हम दोबारा भी वैसे रह सकते हैं, लेकिन तुम तेल के बगैर नहीं रह सकते, तुम तेल के बगैर नहीं रह सकते। इस बात का क्या मतलब हुआ? शाह फैसल ने अमेरिका को वाज़ेह कह दिया था कि अगर तुम्हारा एक भी फौजी हमारे तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए उतरा तो हम खुद सारे तेल के कुओं को आग लगा देंगे, धमाके से सब कुछ उड़ा दिया जाएगा। जिससे अमेरिका की बोलती बंद हो गई। अब उस्मानिया खिलाफत के बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों का एक लीडर आ चुका है जिसने पूरी उम्मत मुसलमान को यूनाइट कर दिया है। इस दौरान शाह फैसल ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर लाहौर में एक मीटिंग बुलवाई, जिसमें सारी दुनिया के मुस्लिम लीडर्स शामिल थे। उस दौर के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर जुल्फकार अली भुट्टो, यासिर अरफात, मुअम्मर कज़ाफ़ी, इस मीटिंग का मकसद पूरी दुनिया को यह बताना था कि अब सारे मुसलमान यूनाइट हो चुके हैं। इस मीटिंग के बाद शाह फैसल की ताकत इतनी बढ़ गई कि अमेरिका को यह रियलाइज हो गया कि वो अब शाह फैसल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस मीटिंग के बाद शाह फैसल जैसे ही सऊदी अरब वापस गए तो अमेरिका समेत कई ममालिक ने शाह फैसल के सामने घुटने टेक दिए। अमेरिका ने इजराइल को उन इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इजराइल को भी मजबूरन इन इलाकों से पीछे हटना पड़ा। जब शाह फैसल की डिमांड पूरी हो गई थी तो शाह फैसल ने बाइकआउट खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद अमेरिका को एक और धक्का लगने वाला था। बाइकआउट के बाद शाह फैसल ने पेट्रोल की प्राइसेस 4 गुना तक बढ़ा दी, जिससे अमेरिका और भी डाउन हो गया। अब जब किंग फैसल ने सारे मुसलमानों को यूनाइट कर लिया था तो उन्होंने सऊदी अरब में बैठकर अपनी आखिरी स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम यूएन की करारदादों का इंतजार कर रहे हो? क्या इन करारदादों से फलस्तीन को आजाद करवाओगे? ऐ मेरे भाइयों, बैतुल मुकद्दस आपको पुकार रहा है, वो आपकी मदद मांग रहा है। तुम किस चीज से डरते हो? क्या तुम मौत से डरते हो? क्या अल्लाह की राह में जिहाद और शहादत की मौत से बेहतर कोई मौत है?
ونهضة إسلامية إنما دعوة إسلامية ऐ मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहता हूँ, دعوة إلى الجهاد في سبيل الله فأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله कि हम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर ये अहद करें कि हम फलस्तीन को या तो आजाद करवाएंगे या फिर लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे। इसके बाद शाह फैसल ने एक दुआ की, فإني أدعو الله مخلصا إذا لم يكتب لنا الجهاد وتسليط هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة कि या अल्लाह, अगर मैं फलस्तीन को आजाद ना करवा सकूं तो मुझे एक दिन भी जिंदा ना रखना। शाह फैसल के ये आखिरी अल्फाज सिर्फ अल्फाज ही नहीं थे, बल्कि ये अल्फाज पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक वसीयत थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उनके जाने के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स उनकी वसीयत तो दूर की बात, उनके मिशन को भी भूल चुकी है। दुआ है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। इसके कुछ ही अरसे बाद शाह फैसल एक दिन एक महफिल में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स उनसे मिलने आता है। जैसे ही शाह फैसल उससे मिलने के लिए उसके करीब जाते हैं तो अचानक वो शख्स शाह फैसल के माथे पर 3 गोलियां मारता है, जिनमें एक गोली तो मिस हो जाती है, लेकिन 2 गोलियां शाह फैसल के सीधा सर पर लगती हैं। जल्दी से शाह फैसल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन शायद उनकी आखिरी स्पीच में की हुई दुआ ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة आज पूरी होने वाली थी। अब जब शाह फैसल हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मैंने अपने कातिल को माफ किया, और वो इस दुनिया से चले गए। जैसे ही उनकी वफात की खबर हॉस्पिटल से बाहर निकली तो हर तरफ लोग रोने लगे। सारी दुनिया के मुस्लिम लीडर्स उनके जनाजे पर पहुंचते हैं। अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब शाह फैसल का जनाजा जा रहा था तो वो सब उसी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था जो उन्होंने खुद स्टार्ट किया था, और उसी टीवी चैनल की वजह से आज वो शहीद कर दिए गए। एंकर रो रो कर ये बात कह रहा था, أما في قلوب أبناء الأمة العربية والإسلامية فلقد كنت أبا رحيما لأبناء شعبك ولأبناء أمتك الإسلامية كلها कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का बाप मर चुका है। इसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा और फ़लस्तीन की आखिरी उम्मीद को भी दफना दिया गया। अब आते हैं वापस कि वो शख्स कौन था जिसने शाह फैसल को शहीद किया। जब शाह फैसल ने सऊदी अरब का पहला टीवी चैनल खोला तो अरब के सारे उलमा शाह फैसल के खिलाफ हो गए, क्योंकि उस वक्त इस चीज़ को मुसलमानों में सही नहीं समझा जाता था। ये सब तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा मसला तब बना जब शाह फैसल ने अपने न्यूज़ चैनल में एक फीमेल एंकर को भी बिठाया। अब सऊदी अरब के सारे उलमा ने मिलकर शाह फैसल के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। इवन के एक शहजादा तो ज़बरदस्ती टीवी स्टेशन के अंदर चला गया और उसने अंदर जाकर फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी ने जब अपनी जान बचाने की खातिर बैक फायरिंग की तो वो शहजादा मारा गया। जब उसके भाइयों और बाप ने शाह फैसल से कहा इस पुलिस वाले को हमारे हवाले कर दो, तो शाह फैसल ने इनकार कर दिया और कहा गलती तुम्हारे बेटे की है। पुलिस वाले ने तो बस अपना फर्ज निभाया है। और शाह फैसल का कातिल इसी शहजादे का बड़ा भाई शाह फैसल का अपना भतीजा फैसल बिन मुसाइद था। जब उसे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बहुत ही अजीब और घटिया सा जवाब दिया, मैंने अपने भाई का बदला लिया है। लेकिन आज बहुत से लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते कि उसने अपने भाई का बदला लिया था। अब सोचने की बात यह है कि उसका भाई 1965 में मरा और उसने शाह फैसल को शहीद 1975 में किया। ये बीत के 10 साल उसे बदला याद क्यों नहीं आया? पिछले 10 सालों तक वो अमेरिका में अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था। नशा, होटलिंग, पार्टीज, गर्लफ्रेंड्स और पता नहीं क्या कुछ। इवन कि एक बार उसे ड्रग केस में अमेरिका में अरेस्ट भी किया गया था। आले सऊद के बहुत से शहजादे और कई हिस्टोरियंस का ये कहना है कि अमेरिका में क़याम के दौरान उसके ताल्लुकात कई ऐसे लोगों से रहे जो शाह फैसल के सख्त खिलाफ थे, और आज तक वो ये बात कहते हैं कि उसे यूज किया गया था। शाह फैसल हिस्ट्री के आखिरी वो लीडर थे जिन्होंने आलम इस्लाम को मुत्तहद किया और इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई। एंड ऑफ कोर्स उनके जाने के बाद आज जो कुछ भी फलस्तीन के साथ हो रहा है वो हम सब के सामने है। सब्सक्राइब।